नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे, बल्कि मेरा मानना है कि शायद मेजॉरिटी में ऐसे लोग होंगे जिनसे लोग पूछते होंगे, आपके साथी, आपके एक तरह से समर्थक ही कह लीजिए, आपकी बात का समर्थन करने वाले, आपकी तरह की सोच रखने वाले, कि क्या बदला है 10 साल में। ऐसा तो कुछ नहीं बदल गया, सब पहले जैसा ही चल रहा है। जो कांग्रेस करती थी वही बीजेपी कर रही है। तो देखिए, इस तरह की स्थिति में परिवर्तन क्या हो रहा है, इसको आप समझाने की कोशिश करेंगे तो समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। असंभव तो नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि सामने वाला समझने को तैयार है क्या। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वास्तविक इसका पता जो है, वो जो राजनीतिक विरोधी है और ख़ास तौर से जो वैचारिक दुश्मन है, उसके खेमे में क्या हो रहा है, वहाँ क्या सोच चल रही है, इससे वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि असल में कोई परिवर्तन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज उसकी एक वानगी आपको दूंगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीएम, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैचारिक दुश्मन है। इसमें तो किसी को कोई दो राय नहीं हो सकती है, कोई मतभेद नहीं हो सकता है। बीजेपी का या आरएसएस का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी हालत में समर्थन, किसी हालत में प्रशंसा नहीं कर सकती है। वहाँ क्या हो रहा है? अगले साल सीपीएम की 24वीं कांग्रेस होने वाली है। उसके लिए रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किए जा रहे हैं। तो एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट हुआ है, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, अभी वो ड्राफ्ट की स्टेज पर है, फाइनल नहीं हुआ है। उससे जो बातें निकल कर आई हैं, उससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि क्या हो रहा है। तो कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूं कि क्या उनके यहाँ क्या सोच चल रही है, उस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में है क्या। पहला और मेरी नज़र में सबसे बड़ा परिवर्तन कि सीपीएम ये फैसला करने जा रही है, उसकी कांग्रेस में जब तक ये फाइनल नहीं होता ड्राफ्ट और कांग्रेस से पास नहीं होता, तब तक उसको ये नहीं कह सकते कि सीपीएम ने ऐसा फैसला कर लिया है। लेकिन ऐसा फैसला करने पर विचार कर रही है कि उसका जो सिद्धांत है धर्म के विरोध का, आपको मालूम है कि मार्क्सिस्ट जो है, कम्युनिस्ट जो है, धर्म को जनता की अफीम कहते हैं, धर्म का विरोध करते हैं। वो अलग बात है कि वो इस्लाम का विरोध कभी नहीं करते। जहाँ जहाँ इस्लाम की जिहादी ताकतें हैं, वहाँ उनको इंटेलेक्चुअल जो सपोर्ट है वो लेफ्ट आपको दुनिया भर में मिलेगा। केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भर में ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन अभी दुनिया भर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सीपीएम का ये जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, उसकी बात करते हैं। तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है, अगर हो गया, कि सीपीएम अपना धर्म के विरोध की जो उसका सिद्धांत है, उससे समझौता करने जा रही है, उसको छोड़ने जा रही है। क्यों छोड़ने जा रही है? इसी रेजोल्यूशन में के ड्राफ्ट में ही लिखा है कि समाज में धार्मिकता बढ़ रही है। अब आप समझिए कि कितना बड़ा परिवर्तन आपका वैचारिक दुश्मन महसूस कर रहा है। अगर आप सनातनी हैं तो आप मानकर चलिए कि सीपीएम आपकी वैचारिक दुश्मन है, वो आपका समर्थन कभी नहीं कर सकती है और आपको भी समर्थन करने में बड़ी मुश्किल होगी। किसी बात की, किसी खास मुद्दे की पर कर दे तो अलग बात है, वैसे वैचारिक रूप से समर्थन करना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों दो ध्रुव पर खड़े हैं जिनका मिलन नहीं हो सकता कभी। तो एक बात कही गई कि समाज में धार्मिकता बढ़ रही है, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? सीपीएम का क्या तय करने जा रही है कि ऐसे आस्थावान लोग, धार्मिक लोगों से संबंध बढ़ाने की ज़रूरत है। ये बात, जो बातें कांग्रेस को और उसके साथी दलों को समझ में नहीं आ रही है, वो समझ में तो सीपीएम की आ रही है। सीपीएम को समझ में आ रही है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती है। उसके पास न वैचारिक आधार बचा है, न संगठन की कोई शक्ति बची है। लेकिन वो अलग बात है, वो सोच क्या रहे, आज बात इसी की कर रहा हूँ। उनका मानना है कि ये जो धार्मिकता समाज में बढ़ रही है, उसकी वजह से संघ और भाजपा की पैठ बढ़ रही है, खास तौर से महिलाओं में। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उनका हमला पहला जो है बीजेपी और संघ पर नहीं है, उनका पहला हमला वैचारिक रूप से ही सही वो कांग्रेस पार्टी पर है। तो इस रेजोल्यूशन में के ड्राफ्ट में ये कहा गया है कि कांग्रेस का क्लास कैरेक्टर जो है
उसकी परख करनी पड़ेगी, उसकी जांच करनी पड़ेगी। मतलब कांग्रेस का क्लास कैरेक्टर स्पष्ट नहीं है कि वो कहाँ खड़ी है, और बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस किसके साथ है, किसके विरोध में है, किसके पक्ष में है, ये बताना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, सीपीएम को चिंता ये है, ये जो कांग्रेस बार बार अपने को लेफ्ट दिखाने की कोशिश करती है, लेफ्ट के करीब दिखाने की कोशिश करती है, इससे लेफ्ट का नुकसान हो रहा है। और कांग्रेस का जो ये न्यू लिबरलिज्म है, ये और ज़्यादा नुकसानदेह है। और उन्होंने कहा कि इस पर भी ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से अपने न्यू लिबरलिज्म को वो अपनी राज्य सरकारों के जरिए बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसका भी नुकसान हो रहा है। और कांग्रेस के इस कैरेक्टर पर भी ध्यान रखना होगा, ये कभी भी हिंदुत्व से कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। मतलब कांग्रेस के चरित्र पर ही संदेह है सीपीएम को। और इस कैटेगरी में केवल कांग्रेस को नहीं रखती सीपीएम, उसका कहना है कि डीएमके, आरजेडी और एनसीपी ये भी कोई अलग नहीं है। उसका कहना है कि ये जो संविधान बचाओ, मतलब संविधान की बात, जनतंत्र की बात, फेडरलिज्म की बात और सेकुलरिज्म की बात, ये जो 4 मुद्दे हैं, इनकी बात तो सब कर रहे हैं। फिर सीपीएम अलग कैसे है? हमको इनसे अपने को अलग दिखाना है। तो कैसे अलग दिखाना है? तो हमारा लक्ष्य जो है वो समाजवाद होना चाहिए। अब इतने साल बाद, आज़ादी के 77 साल बाद, पहले सीपीआई थी, फिर डिवीज़न हुआ 60s में, तो सीपीएम और सीपीआई अलग अलग हो गई। इतने दशकों बाद उनको समझ में आ रहा है कि समाजवाद का हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो भारतीय संदर्भ में होना चाहिए। अभी तक जो भी कम्युनिस्टों का था सब इम्पोर्टेड था। एक समय मजाक होता था, मजाक उड़ाया जाता था कम्युनिस्टों का कि मॉस्को में बारिश होती है तो भारत के कम्युनिस्ट यहाँ पर भारत में छाता तान लेते हैं। ये हालत थी। पैसा वहाँ से आता था, लिटरेचर वहाँ से आता था, हर तरह का नेशनल इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता था। कांग्रेस पर दबाव डलवाते थे, खासतौर से इंदिरा गांधी के ज़माने में, कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार हमारी मदद करे, हमारा साथ दे। और इसमें सीपीआई ज़्यादा आगे थी, सीपीएम थोड़ा पीछे थी। तो समाजवाद का लक्ष्य लेकर इसलिए चलना चाहती है सीपीएम कि बाकी जो पार्टियां हैं, यानी जो इंडी अलायंस की पार्टियां हैं, उनसे वो अलग दिखे, उनके जैसी न दिखे। और फिर ये जो इंडी अलायंस की बात होती रहती है, बड़ा मजबूत गठबंधन हो गया है और लंबे समय तक चलेगा, जल्दी टूटने वाला नहीं है। जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि टूट जाएगा, बिखर जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। सीपीएम का ये जो ड्राफ्ट पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, ये कहता है कि ये इंडी गठबंधन पर, उसकी एकता पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ध्यान हमारा लेफ़्ट की एकता पर होना चाहिए। दुर्भाग्य से लेफ़्ट की एकता के ज़्यादा कार्यक्रम नहीं हुए हैं, तो हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे हम अपनी विचारधारा को नीचे तक ले जाएं। मानना है सीपीएम का कि उसका मास बेस बहुत कम हो गया, वो ना माने तो भी दिखाई दे रहा है। अगर आप इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हैं, तो आपका जनाधार कैसा है, कितना है, वो दिखाई देता है। और सीपीएम का मानना है कि विचारधारा के मुद्दे पर उसकी ये कमज़ोरी ही है, जिसके कारण बीजेपी वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और अब केरल में भी घुस गई है। तो पश्चिम बंगाल में तो वो सीपीएम से बहुत बड़ी पार्टी हो गई है, त्रिपुरा में तो सत्ता में ही है लगातार दूसरी बार, और केरल में भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कम से कम तीसरा ध्रुव तो केरल में बन चुकी है बीजेपी। कांग्रेस का जो यूडीएफ है और लेफ्ट का जो एलडीएफ है, उसके बाद तीसरी राजनीतिक ताकत केरल में अब भारतीय जनता पार्टी है। और उसकी बढ़ती हुई ताकत कितना तेज़ी से विकास कर रही है, इसका पता 2026 के विधानसभा चुनाव में चलेगा। लेकिन ये बात सीपीएम के ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में नहीं लिखी गई है कि 26 में पता चले। अब फिर आगे बात कही गई है कि भाई ये जो आस्थावान लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, इनसे संबंध बढ़ाने के लिए, इनको नज़दीक लाने के लिए, इनको धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर लाना पड़ेगा। इनको ये समझाना पड़ेगा कि वो अपने धर्म की आस्था के अनुरूप अपने धर्म का पालन करें, ये तो ठीक है, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखें कि उनकी धार्मिकता का इस्तेमाल दूसरे धर्म के खिलाफ खड़े होने के लिए न किया जाए। अब आप देखिए, यहीं पर समझ में आता है
कि इतने दशक बाद भी सीपीएम को या लेफ्ट पार्टीज़ को, वामपंथी दलों को, वामपंथी विचारधारा को इस देश का जो मर्म है, इस देश की जो संस्कृति है, इस देश का जो मिजाज है, वो समझ में नहीं आया। पहली बात तो ये है कि किसी हिंदू को धर्मनिरपेक्ष बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस दिन जन्म लेता है इस सनातन धर्म में, उसी दिन से धर्मनिरपेक्ष होता है। और ये कोई सामान्य बात नहीं है कि दुनिया का एकमात्र देश भारत है जहाँ सबसे ज़्यादा धर्म और मजहब हैं। कोई ऐसा देश नहीं है। तो भारत के लोगों पर, ख़ासतौर से सनातनियों पर, ये जो धर्मनिरपेक्षता को लेकर सवाल उठाया जाता है, ये नासमझ लोगों का, जो ये समझना नहीं चाहते या रणनीतिक रूप से जो इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, वैसे ही दो लोग जो है ये मुद्दा उठा सकते हैं। दूसरा, मुसलमान को आप कभी सेकुलर बना ही नहीं सकते। उनका धर्म, उनका मजहब उनको बनने नहीं देता। उनके मजहब में इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि दूसरे धर्म के मानने वालों के लिए, मजहब के मानने वालों के लिए कोई जगह हो। अल्लाहु अकबर का नारा जो लगाते हैं कि एक ही है अल्लाह, वही है वंदना के योग्य, पूजा के योग्य, और कोई नहीं है। उस धर्म के मानने वाले, उस मजहब के मानने वाले दूसरे धर्म को, लोगों को कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं? ये बड़े बड़े विद्वान कह गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर और तमाम जो है विद्वान, स्वामी विवेकानंद, आप नाम लेते जाइए और आपको एक के बाद एक लोग मिलेंगे जो ये अपने जीवन में प्रयास करके, अध्ययन करके मान चुके हैं कि इस्लाम के साथ सहअस्तित्व जो है किसी दूसरे मजहब का या दूसरे धर्म के लोगों का नहीं हो सकता। ऐसा इस्लाम करने नहीं देता। इस्लाम के मानने वालों के लिए और विकल्प ही नहीं है दूसरा, सिवाय इसके कि जो दूसरे मजहब के हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको अपने से दूर रखें, उनसे विद्वेष करें, उनका विरोध करें और मौका मिले तो उनको ख़त्म करें। ये इनका मजहब उनको सिखाता है। तो इसलिए सीपीएम को अगर ये गलतफहमी है कि इस्लाम के मानने वाले यानी मुसलमान सेकुलर हो सकते हैं, तो इससे बड़ी नासमझी की बात और क्या हो सकती है। फिर सीपीएम का कहना है कि उसने चुनावी राजनीति पर ज़्यादा ध्यान दिया, विचारधारा पर कम ध्यान दिया। अब वो कहना नहीं चाहते होंगे, पता नहीं जब फाइनल ड्राफ्ट आएगा तो उसमें होगा कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकार करेंगे कि बीजेपी और आरएसएस ने चुनावी राजनीति के साथ साथ अपनी विचारधारा के विस्तार पर पूरा ध्यान दिया, पूरी ताकत लगाई। सीपीएम की हालत ये हो गई कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न उनकी जो विचारधारा रह गई, न उनका जनाधार रह गया। और उन्होंने इस बात को माना कि जिन राज्यों में उनका थोड़ा बहुत जनाधार बचा है, वो भी दूसरी पार्टियों के समर्थन के कारण बचा हुआ है। तो सीपीएम नाम की या लेफ्ट पार्टीज़ के नाम की अगर कोई संस्था या कहें कोई एंटिटी बची हुई है, तो वो सिर्फ केरल में बची हुई है। कितने दिन तक बची रहेगी पता नहीं, लेकिन वहाँ भी वो बहुत तेज़ी से नीचे की ओर लुढ़क रही है। आज जो केरल की सीपीएम है, उसको सीपीएम कहना शायद पूरी तरह से सच नहीं होगा। वो पिनराई विजयन की पार्टी है। वो न तो प्रकाश करात की पार्टी थी, न सीताराम येचुरी की पार्टी थी, न ही जो है सीपीएम को जो पोलित ब्यूरो है या उसकी कांग्रेस है उसका संगठन मान सकते हैं। केरल की सीपीएम को पिनराई विजयन जैसे चाहते हैं वैसे चलाते हैं। उसकी नीति, उसके सिद्धांत, उसका संगठन वैसे ही चलता है, वैसे ही बनता है जैसे पिनराई विजयन बनाते हैं। जिस दिन पिनराई विजयन की राजनीति से विदाई हो जाएगी, उस दिन केरल में सीपीएम को बचाना लगभग असंभव हो जाएगा। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है, सीपीएम में आए परिवर्तन से आप समझिए 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। एक, बीजेपी और संघ के विस्तार से घबराए हुए हैं। दूसरा, देश में बढ़ती धार्मिक चेतना से परेशान है। तो अब वो इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि इससे लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया कि लड़ नहीं सकते तो दोस्ती कर लो, दोस्ती में थोड़ी सावधानी बरत लो। ये उनका नया उद्देश्य जो है, अगर इसी रूप में ये जो ड्राफ्ट है ये इसी रूप में आता है रेजोल्यूशन के रूप में फाइनल तौर पर, अगले साल जब
24 में कांग्रेस होगी सीपीएम की, तो आप समझिए कि उन्होंने आस्थावान लोगों के सामने सरेंडर कर दिया है। अब उनसे नज़दीकी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो नज़दीकी अपनी शर्तों पर चाहते हैं, जो असंभव है। जो आस्थावान है, मैं सनातनियों की बात कर रहा हूँ, उसको धर्मनिरपेक्षता सिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसके खून में है, उसकी परंपरा में है, उसकी संस्कृति में है, उसके धर्म में है, उसके आचरण में है। तो इसलिए जो है उसको धर्मनिरपेक्षता की कहीं ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, और सीपीएम से तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, सीपीएम भले ही सार्वजनिक रूप से ज़्यादा इस बात को बोले नहीं, वो कांग्रेस और दूसरे दलों से जो इंडिया अलायंस के हैं उनसे परेशान है। उसको लग रहा है कि ये हमारा नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं फ़ायदा करने की बजाय। कुछ विधायक या 2-4 सांसद जिताने में ज़रूर मदद कर देते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमें अपने वैचारिक विस्तार का समय नहीं मिल रहा है। उसके लिए हम जो है ज़्यादा समय जो हमें देना चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं। पहले आप तय कीजिए कि आपकी विचारधारा क्या है। पहले ये इम्पोर्टेड विचारधारा को छोड़िए, देशज होइए। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जब तक रहेगी तब तक जो है कुछ नहीं होने वाला है। इस देश की संस्कृति को, सभ्यता को, इस देश के समाज को समझे बिना कोई भी पार्टी, वो सीपीएम हो, सीपीआई हो, या किसी भी पार्टी के लिए कह रहा हूँ, जब जब इस रास्ते से बीजेपी भटकी है उसको भी झटका लगा है। तो जब मूल से आप हटते हैं तब आपको समझ में आता है कि मूल की ताकत क्या है। ये बात कई बार इसका एहसास बीजेपी को हो चुका है, और सीपीएम को तो इसका कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो मूल से हटी हुई है, क्योंकि वो मूल से कभी जुड़ी ही नहीं है। ये ऐसी विचारधारा है जिसका भारतीय ज़मीन से, भारतीय भूमि से कोई लेना देना नहीं है। ये बाहर से आई है और इसको थोपने की कोशिश हुई है भारत पर, जो कि असफल हुई। हालांकि इस असफल होने में समय थोड़ा लंबा लगा, लेकिन वो असफल हो चुकी है, ये पूरे देश ने बता दिया है। अब ये समाजवाद की बात लाकर जो है अपने को नए सिरे से, अपनी नई पहचान बनाने की सीपीएम कोशिश कर रही है। मुझे लगता नहीं कि उसको सफलता मिलेगी, क्योंकि फिर कह रहा हूँ, अगर आप मूल को नहीं पहचानेंगे, अगर बीज ही गलत डालेंगे, तो वो जो पौधा होगा, जो वृक्ष होगा, जो पेड़ बनेगा, जो आप चाहते हैं, वो कभी बन ही नहीं सकता है। तो इसलिए जो कहें कि क्या बदला है 10 साल में, उनको बताइए कि इंतज़ार कीजिए ये फाइनल रूप में ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो है सीपीएम की कांग्रेस में आए, उससे उनको समझ में आएगा। जो बात भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे समर्थक मानने को तैयार नहीं है, उस बात को सीपीएम स्वीकार करने को और सार्वजनिक रूप से उसको अभिव्यक्त करने के लिए तैयार है। ये है परिवर्तन की जीत, ये है परिवर्तन का प्रमाण। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।